प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना कक्षा 9th का पाठ नंबर 1 चल रहा था। हमारे चारों ओर के पदार्थ, हमारे चारों ओर के पदार्थ या आसपास के पदार्थ, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें आपको क्वेश्चन करवा रहे थे कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। ये तीसरा क्वेश्चन है आपका पाठ्य पुस्तक का। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान क्यों स्थिर रहता है। तापमान क्यों स्थिर रहता है, ठीक है। अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान क्यों स्थिर रहता है। तो इसका उत्तर होगा किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर, किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर वह दूसरे पदार्थ में दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है। परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। किसी पदार्थ का अगर हम तापमान बढ़ाओगे, मतलब बढ़ाते हैं, तो वह दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है। एक निश्चित ताप के बाद ताप स्थिर हो जाता है, यानी इससे ज्यादा वो ताप को क्या नहीं करता, ग्रहण नहीं करता। एक निश्चित ताप के बाद ताप निश्चित हो जाता है, यानी उस निश्चित तापमान पर वो दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। ताप निश्चित हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अब समस्त ऊर्जा अवस्था परिवर्तन के काम आ जाती है। क्योंकि अब समस्त ऊर्जा अवस्था परिवर्तन के काम आ जाती है। अवस्था परिवर्तन के काम आ जाती है। ऐसा तब तक होता रहता है जो हमने ऊर्जा दी है ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, अवस्था परिवर्तन के काम आ जाती है, ठीक है। और ऐसा तब तक होता रहता है, ऐसा तब तक होता रहता है जब तक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित न हो जाए,
इस ऊष्मा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो ये आपको गुप्त ऊष्मा के बारे में बताया था। जब एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है? संगलन की गुप्त ऊष्मा। और एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को गैस में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक दी गई ऊष्मा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। तो इस ऊष्मा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी ये दिखाई नहीं देती, जो पदार्थ जिस अवस्था में है हमारे द्वारा दी गई ऊष्मा को वो क्या कर लेता है? अपने अंदर समाहित कर लेता है, और समाहित करके फिर उसकी अवस्था क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। तो जो हमने ऊष्मा दी है वो पदार्थ के अंदर कौन से रूप में रहती है? गुप्त ऊष्मा के रूप में रहती है, ठीक है। तो क्वेश्चन था, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान उसका तापमान क्यों स्थिर रहता है? तो किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर वह दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और एक निश्चित ताप के बाद में तापमान क्या हो जाता है? निश्चित, ओके। क्योंकि अब समस्त जो ऊर्जा है वो अवस्था परिवर्तन में काम आ जाती है। और ऐसा कब तक होता रहेगा? जब तक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब तक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या नहीं हो जाए? परिवर्तित नहीं हो जाए। इस ऊष्मा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। जो वायुमंडलीय गैसें हैं, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। ठीक है। तो आपको पता है गैसों को उच्च दाब पर और निम्न ताप पर संपीड़ित करके किसमें परिवर्तित किया जा सकता है? द्रव में, ठीक है। तो देखिए, वायुमंडलीय गैसों को करना है द्रव में परिवर्तित, तो पदार्थों की अवस्थाएं दाब व तापमान पर निर्भर करती है। तो उत्तर क्या होगा? पदार्थ की अवस्थाएं दाब व तापमान पर क्या करती है? दाब व तापमान पर निर्भर करती है। तापमान पर निर्भर करती है। दाब और तापमान पर निर्भर करती है। अतः वाष्प अवस्था में ताप कम करके ताप कम करके वह दाब बढ़ाकर उसे किसमें परिवर्तित किया जा सकता है? अवस्था परिवर्तन किया जा सकता है। अवस्था परिवर्तन किया जा सकता है। अब ये तो हो गई धरातल पे, ठीक है। लेकिन तो ये लाइन आप समझ गए होंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं दाब और तापमान पर डिपेंड करती है। अतः वाष्प अवस्था में ताप कम करके व दाब बढ़ाकर अवस्था परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन बात हो रही है वायुमंडलीय गैसों की, तो पैराग्राफ चेंज करके वायुमंडलीय गैसें अधिक ऊंचाई पर होती हैं। वायुमंडलीय गैसें क्या होती हैं? अधिक ऊंचाई पर होती हैं। ऊंचाई पर होती है।
वायुमंडलीय गैसें अधिक ऊंचाई पर होती हैं, जहां तापमान कम होता है, जहां तापमान क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और तापमान कम होगा तो गैसें संघनित होकर बादलों में बदल जाती हैं। तापमान कम होने के कारण गैसें परिवर्तित होकर या गैसें संघनित होकर, गैसें क्या होकर, संघनित होकर, गैसें संघनित होकर बादलों में बदल जाती है, और बादल क्या होते हैं, जो छोटी छोटी दरों की बूंदों से मिलकर बना होता है, जो दरों की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो गैसें जो हैं वो वायुमंडल का तापमान कम होने के कारण, वायुमंडलीय गैसें जो होती हैं वो अधिक ऊंचाई पर होती हैं, और वायुमंडल का तापमान कम होने के कारण, वायुमंडलीय तापमान कम होता है और तापमान कम होने के कारण गैसें संघनित होकर किसमें बदल जाती हैं, बादलों में। और बादल क्या होते हैं, दरों की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर के बने होते हैं। यानी जो जलवाष्प है उसी से ही क्या बनता है, जलवाष्प के द्वारा ही क्या बनता है, बादल बनते हैं। और बादल किससे मिलकर के, दरों की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बना होता है। तो आप देख सकते हो वायुमंडलीय गैसों को दरों में परिवर्तित कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है, इसको आसवन विधि, कौन सी विधि बोल सकते हैं, आसवन विधि नहीं, संघनन विधि बोल सकते हैं, क्योंकि गैसें तो पहले ही थी। तो गैसें किसमें चेंज हुई, दरों में, तो ये कौन सी विधि होगी, संघनन विधि, ठीक है। अब देखो वाष्पीकरण, जब हम जल को खुला छोड़ देते हैं, जल को क्या कर देंगे, खुला छोड़ देंगे, तो जल किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है, जल है वो जल वाष्प के रूप में उड़ जाता है, जल वाष्प के रूप में। ये जल है, इसको हमने खुला छोड़ दिया, तो जैसे कुओं के अंदर जल होता है वो क्या हो जाता है, सूख जाता है, यानी वो जो पानी होता है कुओं के अंदर वो वाष्प बनकर क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो जल वाष्प के रूप में क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा ये। तो द्रव किस में चेंज हो गया, गैस में, ठीक है। इस विधि को क्या कहा जाता है, क्वथन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वथन भी कहा जाता है। लेकिन क्वथन में ये जल उबलकर जल वाष्प में परिवर्तित होता है, तब उसको क्वथन बोलते हैं। यानी इस जल का जो क्वथनांक है, जल इतना उबलता है कि कहां तक पहुंच जाता है, उसके क्वथनांक तक। लेकिन वाष्पीकरण में क्या होता है, जब कोई द्रव बिना क्वथनांक तक पहुंचे गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण विधि कहते हैं। जब कोई द्रव बिना क्वथनांक तक पहुंचे, बिना क्वथनांक तक पहुंचे गैस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, वाष्पन। परिवर्तित हो जाता है उसे वाष्पन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वाष्पन।
कहते हैं। और यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह संपूर्ण प्रक्रिया वाष्पीकरण प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। तो उदाहरण के लिए ये इसका उदाहरण हमने आपको पहले बता दिया। जब जल को खुला छोड़ दिया जाता है तो जल जलवाष्प के रूप में क्या हो जाता है? उड़ जाता है। और दूसरा उदाहरण, जब गीले कपड़े होते हैं तो उनको जब अपन धूप के अंदर सुखाते हैं तो वो क्या हो जाता है? उसका जो पानी है गीले कपड़ों का वो क्या हो जाता है? उड़ जाता है। तो वहाँ पे भी कौन सी विधि के द्वारा हमारे कपड़े सूखते हैं? वाष्पीकरण विधि के द्वारा हमारे कपड़े सूखते हैं। तो देखो, इसको एक क्रियाकलाप से समझते हैं कि एक प्रणाली में 5 ml जल लेकर इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे छोड़ देते हैं और खुली रखी चीनी मिट्टी की प्लेट में जल उसे खिड़की के खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे नीचे छोड़ देते हैं। एक अन्य चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे कक्षा या किसी अलमारी में रख देते हैं। ठीक है। तो एक तो परख नली में जल रखा हमने, परख नली टेस्ट ट्यूब यानी ये कांच की बनी होती है। और एक अपन ने चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल दोनों के अंदर है, 5 मिलीलीटर, इसमें भी 5 मिलीलीटर जल है। तो एक तो इसको खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दिया और खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में जल रख उसे खिड़की के पास या कमरे के नीचे रख दें। एक अन्य चीनी मिट्टी की प्याली लेकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी में रख दें। अब वाष्पीकरण के समय को नोट करें। तो जो सबसे ज़्यादा, एक और चीनी मिट्टी की प्याली लेनी है, इसमें भी 5 ml जल लेना है। ठीक है, 5 ml जल, ये किसमें? किसी अलमारी में बंद करके रख दिया। ये खिड़की के पास या पंखे के नीचे और ये भी खिड़की के पास या पंखे के नीचे। तो सबसे ज्यादा वाष्पीकरण किसमें होएगा? जो चीनी मिट्टी की प्याली पंखे के नीचे या खिड़की के पास है, चीनी मिट्टी की प्याली में सबसे ज्यादा वाष्पीकरण होएगा, क्योंकि ये दोनों ही खिड़की के पास या पंखे के नीचे रखी हुई हैं। इसमें वाष्पीकरण सबसे कम होएगा। इसमें वाष्पीकरण क्या होएगा? सबसे कम। और इसमें क्या होएगा? सबसे ज्यादा। और इसमें वाष्पीकरण क्या होएगा? कम। सबसे ज्यादा इसमें होएगा क्योंकि इसकी सतह का क्षेत्रफल क्या है? परखनली की अपेक्षा ज्यादा है। सतह का क्षेत्रफल परखनली की अपेक्षा क्या है? ज्यादा। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये 2 क्वेश्चन है। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे हम। तो वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? किससे फर्क पड़ेगा वाष्पीकरण पे? तो वो हम अभी स्टडी करेंगे। ठीक है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले
कारक, यानी किन किन फैक्टर पे, कारक पे निर्भर करता है। नंबर 1, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी वाष्पीकरण में टाइम कम लगेगा, वाष्पीकरण दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। आप इसको कैसे समझ सकते हो? कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। उदाहरण के लिए, कपड़ों को सुखाने हेतु उन्हें क्या किया जाता है? फैलाया जाता है। सुखाने हेतु उन्हें फैलाया जाता है। तो कपड़ों का सतह का क्षेत्रफल हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। ठीक है। कपड़ों को सुखाने हेतु उन्हें क्या किया जाता है? फैलाया जाता है। नंबर 2, तापमान में वृद्धि करोगे तो भी वाष्पीकरण में वृद्धि होगी। तापमान में वृद्धि करने से, यानी एक तो जब धूप ज़्यादा होती है उसमें कपड़े जल्दी सूखते हैं, जबकि छाया में कपड़े कम सूखते हैं। तो तापमान में वृद्धि करने से, वृद्धि से वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो तापमान पर डिपेंड करता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यानी छांव की अपेक्षा धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं। धूप में कपड़े क्या होते हैं? जल्दी सूखते हैं। ठीक है। क्योंकि तापमान धूप में ज़्यादा होता है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। तीसरा है, वायु में आर्द्रता कम होने पर वाष्पीकरण दर अधिक होगा। वायु में आर्द्रता क्या होती है? वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जैसे चिपचिपा सा मौसम होता है ना, तो उसको आर्द्र मौसम कहा जाता है। जैसे ऑयली स्किन रहती है गर्मियों के अंदर, जल वाष्प की मात्रा, यानी स्किन क्या होती है? चिकनी होती है। तो वायुमंडल में आर्द्रता मतलब वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा, कोई क्या कहते हैं? आर्द्रता या नमी कहते हैं। आर्द्रता या क्या कहा जा सकता है? नमी। ठीक है। नमी किसके कारण होती है? जल वाष्प के कारण। तो आर्द्रता कम होने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। ठीक है। यानी जब वायुमंडल में आर्द्रता होती है तो हमारे जो कपड़े होते हैं वो सूखते नहीं है जल्दी, यानी पसीना नहीं सूखता। कपड़ों से पसीना जो होता है वो नहीं सूखता, क्योंकि वायुमंडल में क्या होती है? नमी होती है। तो वायुमंडल में आर्द्रता कम होने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। कम नहीं, अधिक, सॉरी, वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? अधिक। ठीक है। अगर आर्द्रता, नमी कम होगी तो वाष्पीकरण जल्दी होगा, और नमी है मौसम में तो हमारे कपड़े नहीं सूखेंगे। ठीक है। तो आर्द्रता होने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है। आर्द्रता होने पर वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? घट जाती है।
चौथी चीज, वायु की गति बढ़ने पर भी जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, यानी हवा चल रही है तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। तो वायु की गति बढ़ने पर भी, वायु की गति बढ़ने पर भी जल वाष्प के कण यानी आर्द्रता, अगर तेज वायु चलेगी, वायु की गति ज्यादा होगी तो जो जल वाष्प है वायुमंडल में उसके कण उड़ जाएंगे। ठीक है, वायु के साथ उड़ जाते हैं, जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं। ठीक है, तो आर्द्रता कम हो गई, और आर्द्रता कम हो गई तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। इससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है, इससे आसपास की जल वाष्प की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो सतह के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है वाष्पीकरण की दर, तापमान के भी क्या होती है, समानुपाती, लेकिन आर्द्रता के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टी होती है आर्द्रता की। ठीक है, और वायु की गति के भी क्या होती है, समानुपाती। तो इसके उल्टी होती है वाष्पीकरण की दर। आर्द्रता कम होगी तो वाष्पीकरण दर बढ़ेगी, और आर्द्रता ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण की दर घटेगी। ठीक है, तो ये था, चार चीजों पे निर्भर करता है। एक तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दो, ठीक है, तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। तापमान में वृद्धि कर दो तो भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। लेकिन वायु में आर्द्रता कम होने पर वाष्पीकरण की दर अधिक हो जाती है। आर्द्रता कम होगी तो अधिक होगी, और आर्द्रता ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। अब वायु की गति बढ़ने पर जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, यानी आर्द्रता कम हो जाती है, और आर्द्रता कम होगी यानी आसपास की जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है, नहीं घट जाती है, घट जाती है, क्योंकि जलवाष्प तो उड़ गया और जलवाष्प की मात्रा घट गई, यानी आर्द्रता की मात्रा घट गई, और आर्द्रता घटेगी तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। अब वाष्पीकरण के दौरान हमें शीतलता कैसे महसूस होती है, एक टॉपिक है, वाष्पीकरण के दौरान हमें शीतलता कैसे महसूस होती है, शीतलता कैसे महसूस होती है। जब वाष्पीकरण होता है, जैसे हमारा पसीना सूखता है तो हमें क्या लगती है, ठंड महसूस होती है, तो वो क्यों, तो वाष्प में हमें शीतलता कैसे महसूस होती है। जैसे हमारे पसीना आया हुआ है, पूरे वस्त्र भीगे हुए हैं, तो हम किसी पंखे के नीचे जाकर बैठते हैं तो वायु की गति हमारे वस्त्रों पर लगती है, तो जल वाष्प के कण क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, और आर्द्रता कम हो जाती है। आर्द्रता कम होएगी तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, और हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं, पसीने से भरे हुए कपड़े सूख जाते हैं, और हमें क्या महसूस होती है, शीतलता। ठीक है, तो देखो ये टॉपिक कैसे है। वाष्पीकरण के दौरान जो ऊर्जा कम होती है, वाष्पीकरण के दौरान जो ऊर्जा कम होती है, जो ऊर्जा कम होती है उसे प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए द्रव के कण
अपने आसपास से, जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो इस पर डिपेंड है सारे, कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, तो इस पर डिपेंड है इस टॉपिक पे। तो वाष्पीकरण के दौरान ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। उसे प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, से ऊर्जा अवशोषित यानी सोख लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह आसपास से जो ऊर्जा के अवशोषित होने से शीतलता हो जाती है। इस प्रकार आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने से शीतलता महसूस होती है, शीतलता महसूस होती है। ठीक है, उदाहरण एसीटोन, जिसको थिनर बोलते हैं, थिनर, जो नेल पॉलिश उतारने का कार्य करता है। नेल पॉलिश हटाने वाला द्रव होता है ये, नेल पेंट यानी नेल, नाखून पॉलिश, नाखून पॉलिश हटाने वाला द्रव होता है, नाखून पॉलिश हटाने वाला द्रव, हटाने वाला द्रव होता है। एसीटोन यानी थिनर को अपनी हथेली पर गिराते हैं, ये नाखून पॉलिश हटाने वाला द्रव होता है, को अपनी हथेली पर गिराते हैं। ठीक है, तो इसके कण हथेली के आसपास से ऊर्जा ग्रहण करके वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो जो एसीटोन के कण है यानी इसके कण हथेली के आसपास से, हथेली के आसपास से ऊर्जा अवशोषित करके, ऊर्जा अवशोषित करके क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। और हमारी हथेली क्या हो जाती है, हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। तो ये उदाहरण हो गया, हथेली क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और यही कारण है कि गर्मियों के दिनों में लोग, गर्म दिन के लोग छत या खुले स्थान पर यही कारण है कि तेज धूप वाले गर्म दिन में, तेज धूप वाले गर्म दिन में, गर्म दिन में लोग अपनी छत पर या खुले स्थानों पर, खुले स्थानों पर क्या जल छिड़कते हैं, जल छिड़कते हैं। तो जल के साथ क्या होएगा,
जिसके द्वारा जल की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। जिसके द्वारा जो ऊष्मा अवशोषित करते हैं वो दिखाई नहीं देती। जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। गर्म सतह को क्या करती है? शीतल बनाती है। ठीक है। और गर्मियों में हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए? यही कारण है गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। सूती व हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि सूती कपड़े होते हैं वो पसीने का क्या कर लेते हैं? अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है और जिससे हमें शीतलता मिलती है। सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए पसीना हमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। गर्मियों में हमें सूती व हल्के कपड़े पहनने चाहिए, हल्के रंग के, क्योंकि सूती कपड़ों के द्वारा पसीने का अवशोषण करके उसको वाष्पीकरण के द्वारा कहाँ पे वाष्पित कर दिया जाता है? वायुमंडल में, जिससे जो हमारी त्वचा है उस पर शीतलता महसूस होती है। तो आप देख सकते हो वाष्पीकरण के दौरान जो ऊर्जा कम होती है उसे प्राप्त करने के लिए द्रव अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करता है। यानी जो द्रव वाष्प में चेंज हो रहा है तो उसकी ऊर्जा कम हुई, उसे प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। इस प्रकार आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने से शीतलता महसूस होती है। उदाहरण के लिए एसीटोन यानी थिनर, जो नाखून पॉलिश हटाने वाला द्रव होता है, उसको जब हम अपनी हथेली पर डालते हैं तो इसके कण यानी इस थिनर के कण हथेली के आसपास से ऊर्जा अवशोषित करते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं। जो एसीटोन के कण है वो अपने आसपास से, हथेली के आसपास से ऊर्जा अवशोषित करके उड़ जाएंगे। यानी थिनर को भी यदि आप खुला छोड़ देते हो तो वो उड़ जाता है बच्चों, इसलिए उसको ढक्कन बंद करके उसको रखना चाहिए। तेज धूप वाले गर्म दिन में लोग अपनी छत या खुले स्थानों पर जल छिड़कते हैं। इसके द्वारा जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो है वो गर्म सतह को क्या करती है? शीतल बनाती है। यानी उसकी जो गर्मी है वो क्या हो जाएगी? जल वाष्प के साथ उड़ जाएगी। ठीक है। उसके बाद में गर्मियों में हमें सूती कपड़े और हल्के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ों के द्वारा जल का अधिक अवशोषण किया जाता है। और गहरे रंग के कपड़े मेरी तरह, जैसे मैंने ब्लैक शर्ट पहन रखी है, तो ऐसे नहीं पहनने चाहिए। ठीक है। लाइट वेट के कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है। तो सॉरी ब्लैक शर्ट के लिए। ठीक है। तो हल्के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि सूती व हल्के कपड़े अवशोषण ज़्यादा करेंगे पसीने का, और वो अपनी आसपास की ऊर्जा अवशोषित करके, आसपास से ऊर्जा अवशोषित करके उस पसीने को जलवाष्प के रूप में वातावरण में भेज देंगे और हमें क्या महसूस होएगी? शीतलता महसूस होएगी। और यही कारण है बच्चों कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती है। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए कि बूंदें क्यों नजर आती है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आई तो इस वीडियो को रिपीट करके देखें। धन्यवाद।